स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल कि राम ने सोहन के घर कोई अपना सामान छोड़ दिया, भूल गया, एंड बाद में सोहन ने राम का जो सामान वो भूला था उसको यूज़ कर लिया एंड अपने पर्सनल यूज़ के लिए। चाहे ही सोहन एंड राम के बीच में कोई भी कंट्रैक्ट नहीं हुआ, फिर भी लोग कहता है कि सोहन बाउंड है राम को उसका सामान वापस करने के लिए, या फिर जो उसका सामान की वैल्यू है उसको पे करने के लिए राम को। बस इसी सिचुएशन को हम क्वाजी कंट्रैक्ट कहते हैं। आज के टॉपिक का नेम है हमारा क्वाजी कंट्रैक्ट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कंट्रैक्ट्स एंड और बहुत सारी चीज़ें, नेचर, एलिमेंट्स एंड कौन से प्रिंसिपल यह डिपेंड करता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। मीनिंग ऑफ द क्वाजी कंट्रैक्ट। क्वाजी कंट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसी लीगल ऑब्लिगेशन जो कंट्रैक्ट जैसे ही होती है लेकिन एक्चुअल कंट्रैक्ट नहीं होती, यानी कोई एग्रीमेंट या फिर म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता, फिर भी लो एक पार्टी पर ड्यूटी इम्पोज करता है सो दैट दूसरी पार्टी के फ़ायदे के लिए, कि किसी एक पार्टी को अनजस्ट इनरिचमेंट ना हो, मतलब बिना हक के फ़ायदा ना उठाया जाए। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 68 टू 72 में क्वाजी कंट्रैक्ट कवर किया गया है। नाउ विल सी द नेचर ऑफ द क्वाजी कंट्रैक्ट। क्वाजी कंट्रैक्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन है, कंसेंसुअल एग्रीमेंट नहीं। सेकंड, ये सिविल लाइबिलिटी क्रिएट करता है, क्रिमिनल नहीं। थर्ड, लॉ जहाँ जस्टिस एंड फेयरनेस को प्रोटेक्ट करता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस होता है कि किसी को अनजस्ट इनरिच्ड होने से रोकना। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द एलिमेंट ऑफ द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए एक पार्टी को बेनिफिट मिला होना चाहिए एंड दूसरी पार्टी ने वो बेनिफिट अपने खर्चे से दिया हो। थर्ड, बेनिफिट लेना लॉफुली अनजस्टिफाइड हो, फॉर एग्जाम्पल कि दैट विदाउट किसी लीगल रीज़न के। एंड लास्ट, लो जहाँ कंपनसेशन एंड रिटर्न डिमांड करता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का बेस होता है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट एंड रेस्टिट्यूशन। फर्स्ट, अनजस्ट इनरिचमेंट का प्रिंसिपल। कोई भी पर्सन बिना हक के मिस या फिर बिना राइट के दूसरे का पैसा या फिर फ़ायदा अपने पास नहीं रख सकता। इसका मतलब है कोई पर्सन बिना लीगल जस्टिफिकेशन के दूसरे के खर्चे एंड नुकसान पर अपना फ़ायदा नहीं उठा सकता, यानी नो वन शुड बी अनजस्टली इनरेज्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ द अनदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द रेस्टिट्यूशन, मीन्स जो बेनिफिट गलती से या बिना एग्रीमेंट के मिल गया हो उसका इक्विवेलेंट रिटर्न करना पड़ता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब है अगर किसी पर्सन को बिना राइट के कोई बेनिफिट मिल गया हो तो उसे रिटर्न करना चाहिए जहाँ पर से वो आया था, मीन्स जहाँ से वो बेनिफिट लिया गया था उस पर्सन को वो चीज़ रिटर्न करना। थर्ड इज़ इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। लॉ ऐसे केसेस में जस्टिस एंड इक्विटी के अकॉर्डिंग से डिसीजन देता है। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में ये प्रिंसिपल सेक्शन 68 से 72 में कोडिफाई किए गए हैं। इसके रिलेटेड एक लीडिंग केस है मोसेस वर्सेस मैकफर्लन। इस केस में कहा गया है कि इस केस में लॉर्ड मैन्सफाइड ने कहा था कि that obligation arises from the ties of the natural justice and equity. The defendant must not retain money which in justice belong to the plaintiff. Means law ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए देता है क्योंकि लॉ जस्टिस डिमांड करता है कि कोई भी पर्सन बिना किसी रीज़न के किसी दूसरे पर्सन की चीज़ पर अपना फ़ायदा ना उठाए। इसी प्रिंसिपल को लेटर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 ने अडॉप्ट किया। नाउ वी विल जहाँ तक हमने देखा बेसिक्स ऑफ द क्वाजी कंट्रैक्ट, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रैक्ट और द सिचुएशंस व्हेन क्वाजी कंट्रैक्ट अराइजेस। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टाइप्स ऑफ क्वाजी कंट्रैक्ट बताइए, या फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब क्वाजी कंट्रैक्ट अराइजेस होते हैं। नाउ विल डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट, सेक्शन 68।
that is deals with the necessaries supplied to a person incapable of contracting। मीन्स अगर कोई पर्सन किसी ऐसे पर्सन को फॉर एग्ज़ाम्पल माइनर मेंटल पेशेंट एट्सेट्रा को कोई भी ज़रूरी चीज़ें मीन्स नेसेसरीज देता है तो वो पैसा मीन्स जिस इतनी वैल्यूज़ की वो चीज़ें नेसेसरीज प्रोवाइड करी है उसकी वैल्यू मीन्स मनी की फॉर्म में उस पर्सन मीन्स माइनर मेंटल या फिर पेशेंट पर्सन से जो पर्सन कैपेबल नहीं है उसकी स्टेट मीन्स प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि रोहन एक माइनर है, सोहन ने उसे खाना और कपड़े दिए, ये नेसेसरीज है, सोहन माइनर की प्रॉपर्टी से अपने पैसे ले सकता है। इसके कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करी गई है जैसे कि जिस पर्सन को चीज़ें दी गई हैं नेसेसरीज दी गई हैं वो कंट्रैक्ट करने में इनकैपेबल हो। सेकंड इज़ कि जो चीज़ें दी गई हैं वो लाइफ की नेसेसिटी के लिए हो जैसे कि फूड क्लॉथ मेडिसिन एजुकेशन एट्सेट्रा जो बेसिक नीड के साथ डील करती हो। थर्ड इज़ सप्लायर ने गुड्स एंड सर्विसेज अपनी मर्जी से दिए हों। फोर्थ रिकवरी पर्सनल नहीं है यह प्रॉपर्टी या फिर स्टेट से होती है। इसके रिलेटेड केस लो है चैपल वर्सेस कॉपर। इस केस में विडो ने अपने हस्बैंड के फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट किए। कोर्ट ने कहा ये नेसेसरीज है इसलिए पेमेंट रिकवर हो सकती है। सेकंड केस लो इस नाश वर्सेस इनमान। इस केस में माइनर को फैशनेबल क्लॉथ दिए गए। कोर्ट ने कहा कि ये नेसेसरीज नहीं है इसलिए पैसा रिकवर नहीं हो सकता। सेकंड टाइप इज और सेकंड सिचुएशन इज section that is covered under section 69 of the contract act, that is the reimbursement of the payment made by an interested person। मीन्स जब कोई पर्सन दूसरे के इंटरेस्ट में पेमेंट करता है जिसको करना उसकी लीगल राइट भी नहीं था मीन्स लीगल उसकी कोई ड्यूटी भी नहीं बनती थी फिर भी उसने अब किसी दूसरे के पर्सन के इंटरेस्ट में पेमेंट की तो वो रीइम्बर्समेंट के लिए इंटाइटल होता है बट इसके लिए कुछ कंडीशंस है जैसे कि पेमेंट लॉफुल हो पेमेंट दूसरे के बिहाफ में किया गया हो। थर्ड इज़ पेमेंट करने वाले का अपना इंटरेस्ट जो जिस पर्सन ने मीन्स पेमेंट किया है उसका कोई अपना इंटरेस्ट भी हो अपने इंटरेस्ट को बचाने का रीज़न होना चाहिए। इसके रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं कि ए एक टीनेट है बी लैंडलॉर्ड ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा जिससे प्रॉपर्टी सीज होने वाली थी। मीन्स प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी बी की थी बट वहाँ पर एक टीनेट ए रह रहा था। टीनेट ए ने अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए बी के बिहाफ पर टैक्स भर दिया तो जहाँ पर अब ए को बी से पैसे वापस मिल सकते हैं। इसके रिलेटेड केस लो है जय किशन दास वर्सेस गिरिधर लाल। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के प्रॉपर्टी टैक्स पे किए अपने इंटरेस्ट के लिए। कोर्ट ने बोला डिफेंडेंट को पैसे वापस करने होंगे। नेक्स्ट इज दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 70 दैट इज डील्स विद द नॉन ग्रेटिट्यूटियस एक्ट मीन्स बेनिफिट टेकन विदाउट एग्रीमेंट। अगर कोई पर्सन बिना एग्रीमेंट के किसी के लिए कुछ करता है फ्री में नहीं और दूसरा उसका बेनिफिट ले लेता है तो उसे पेमेंट देनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिस्टेकनली बी के घर में फर्नीचर डिलीवर करता है बी उस फर्नीचर को यूज़ करता है बी को उस फर्नीचर का पैसा अब देना पड़ेगा वापस। इसके रिलेटेड कंडीशंस हैं कि एक्ट वॉलंटरली और लॉफुल हो। सेकंड इज़ ग्रेटिट्यूडस मीन्स फ्री में ना हो। थर्ड इज़ कि दूसरा पर्सन ने उस एक्ट को बेनिफिट के लिए उस बेनिफिट ले लिया हो मीन्स दूसरे पर्सन ने उस एक्ट के थ्रू मीन्स एक्ट हुआ एंड दूसरे पर्सन ने उसका फ़ायदा उठा लिया बेनिफिट ले लिया हो। इसके रिलेटेड केस लो है कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बी के मॉडल एंड सन्स। कंट्रैक्टर ने गवर्नमेंट के लिए बिल्डिंग बनाई बिना रिटन कॉन्ट्रैक्ट के। गवर्नमेंट ने बिल्डिंग का यूज़ किया कोर्ट ने बोला इस केस में देन कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बेनिफिट लिया है। सेक्शन 71 दैट इज डील्स विद द फाइंडर ऑफ द गुड्स मीन्स जो पर्सन किसी और का लॉस्ट गुड्स पाता है उसके पास कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं जैसे कि ओनर्स के गुड्स को अपने पास संभाल कर रखें और वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।
इसमें कुछ ड्यूटीज़ एंड राइट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, बट उससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ए को रास्ते में किसी का लॉस्ट मोबाइल मिलता है, किसी का ऐसे गिरा हुआ मोबाइल मिलता है। ए उसे अपने पास सेफ कस्टडी में रखता है और ओनर को ढूंढता है। ए मोबाइल एक के मेंटेनेंस का खर्चा क्लेम कर सकता है कि उसने फ़ोन को संभाल के रखा उसके लिए। अब हम इसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ देखते हैं। पहले हैं राइट्स। गुड्स रखने के एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि अगर गुड्स ख़राब होने वाले हो तो रीज़नेबल सेल भी कर सकता है। सेकंड इज़ दैट रिवॉर्ड मिलने पर उसका हक बनता है। ड्यूटीज़ जहाँ पर थी कि गुड्स को सेफ रखना। देन सेकंड इज़ ओनर्स को ढूंढने की कोशिश करना। थर्ड इज़ कि ओनर अगर मिल गया तो गुड्स उसको वापस कर देना। इसके रिलेटेड केस लो है हॉलिन्स वर्सेस फॉलर। फाइंडर अगर गुड्स बेच दे बिना अथॉरिटी के तो वो लाइबल होता है कन्वर्जन के लिए, मीन्स उसकी वैल्यू को पे करने के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 72 दैट इज डील्स विद मनी और गुड्स डिलीवर बाय द मिस्टेक और कॉरेजन। अगर कोई पर्सन किसी को पैसा या फिर कोई माल मीन्स गुड्स गलती से या ज़बरदस्ती मीन्स बाय मिस्टेक या फिर कॉरेजन दे देता है तो रेसिपेंट को वो वापस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को ₹5000 दे दिए यह सोचकर कि वो उसका लोन है, पर लोन पहले ही चुकाया गया था, तो बी पर्सन था, बी को वो ₹5000 वापस करने होंगे ए को। इसके रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं कि पेमेंट जो हुई है वो या तो फिर बाय मिस्टेक हुई हो या फिर बाय कॉरेजन हुई हो एंड दूसरे ने उसका अनजस्ट बेनिफिट ले लिया हो। इसके रिलेटेड केस लो है सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल। टैक्स गलती से ज़्यादा कलेक्ट हुआ था इस केस में, तो कोर्ट ने रिफंड करने का ऑर्डर दिया। सेकंड केस लो इज शिव प्रसाद वर्सेस शिरीष कुमार। इस केस में मिस्टेकन पेमेंट हुआ था कि पेमेंट बाय मिस्टेक हो गई थी किसी को एंड उसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था रिफंड करने को। स्टूडेंट्स हमने जो भी ऊपर जितने भी टाइप्स डिस्कस करे हैं उसका अब आपकी स्क्रीन पर एक समरी टेबल है, सो दैट कि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाती है। आपको एग्ज़ाम में भी अगर टाइम कम है तो आप इसको बना सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द एसेंस ऑफ द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्रीमेंट नहीं होते पर लॉ इम्पोज करता है ड्यूटी। इसका पर्पस होता है कि अनजस्ट इनरिचमेंट को रोकना, मीन्स किसी को बिना हक के फ़ायदा ना मिले, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द इक्विटी on the principles of the equity, justice and good conscience. Means a quasi contract is an obligation imposed by the law, not by the agreement, to prevent one person from being unjustly enriched at the cost of another. स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है कि दोनों से लीगल ऑब्लिगेशन पैदा होती है, मीन्स दोनों से ही लीगल ऑब्लिगेशन अराइजेस होती हैं, लेकिन दोनों का नेचर एंड ओरिजिन थोड़ा अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो टू एंड मोर देन टू पार्टीज़ के बीच उनके म्यूचुअल कंसेंट से बनता है। इसमें दोनों साइड से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है एंड दोनों पार्टीज़ अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को अच्छे से समझकर लीगल रिलेशन क्रिएट करती हैं। इसका मेन बेस एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है, जैसे कि सेल, लीज या फिर सर्विस एग्रीमेंट। अगर कोई पार्टी अपनी बात पूरी नहीं मीन्स अपना जो प्रॉमिस होता है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होता है वो पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी उसकी अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकती हैं। वही क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एग्रीमेंट, अगर हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की ऑन दी अदर साइड बात करें तो उसमें कोई एग्रीमेंट या फिर म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता।
क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ खुद एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है जस्टिस और इक्विटी के प्रिंसिपल के बेसिस पर। मतलब लॉ कहता है कि अगर कोई पर्सन बिना अपने राइट के दूसरे के खर्चे पर फ़ायदा ले रहा है तो उसे वो फ़ायदा वापस करना पड़ेगा। इसमें कंसेंट नहीं बल्कि लीगल कंपल्सन होती है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी को अनजस्ट इनरिचमेंट मीन्स बिना वजह फ़ायदा लेने से रोकना। नाउ वी विल सी द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि ट्रेंड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वो वॉलंटरली बनते हैं मीन्स पार्टी की खुद की मर्जी से। ऑन दी अदर साइड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरली लॉ इम्पोज करता है चाहे पार्टीज चाहे या फिर ना मीन्स चाहे पार्टीज की मर्जी हो या फिर नहीं बट फिर भी लॉ इम्पोज करता है। कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पर डैमेजेस दिए जाते हैं। ऑन दी अदर साइड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडी रेस्टिट्यूशंस होती है मीन्स यानी कि जो बेनिफिट मिला है उसको वापस करना होगा। तो लाइक दिस वे वी कैन से कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ प्रॉमिस पर बेस्ड है जबकि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन पर। दोनों का फाइनल एम जस्टिस देना ही है लेकिन एक में कंसेंट से एंड दूसरे में लॉ से ड्यूटी बनती है। मीन्स नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट के बेसिस पर ड्यूटी इम्पोज होती है एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ के बेसिस गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल के बेसिस पर। नाउ वी विल सी द कंक्लूजन। हमने जहाँ तक आई होप जितना भी टॉपिक है स्टूडेंट आपको समझा गया होगा। नाउ विल कंक्लूड द टॉपिक ऑफ द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लीगल डॉक्ट्रिन है जो पार्टीज के बीच किसी एक्सप्रेस एग्रीमेंट के बिना भी लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है सो दैट कि जस्टिस एंड इक्विटी के रूल्स को फॉलो किया जा सके अच्छे से। इसका मेन पर्पस है कि अनजस्ट इनरिचमेंट को रोकना सो दैट कि किसी भी पर्सन को बिना किसी के राइट के दूसरे के खर्चे पर फ़ायदा ना मिले। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 से 72 तक इस कंसेप्ट को डिटेल में कवर किया गया है स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में फेयरनेस एंड इक्विटी को इंश्योर करता है। यही अगर हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो एग्रीमेंट नहीं बल्कि लॉ के थ्रू एक इम्पोज करा गया कंपल्सरी इम्पोज करी गई एक ड्यूटी है जिसमें पार्टीज की मर्जी के बिना भी है ड्यूटी इम्पोज होती है। सो लाइक दिस वे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है क्योंकि सोशल एंड मॉरल जो ऑब्लिगेशंस है रिलेशंस है सोसाइटी में उसके बीच में एक जस्टिस का रिलेशन मेंटेन कर रखता है। ये डॉक्ट्रिन लॉ के जो लीगल सिस्टम है उसको विजडम एंड जस्टिस के बेसिस पर रन करती है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की जो डॉक्ट्रिन है वो लीगल सिस्टम को विजडम एंड जस्टिस के बेस पर रन करने में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स अप टू वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक ऑफ द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज DM मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।